गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, यूनिट 4th चैप्टर 3rd। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिकल डिवाइस और टॉपिक हमारे पास है एसी जनरेटर और एसी डायनामो। यानी कि हम बोल सकते हैं जनरेटर या फिर जनरेटर को ही हम बोल सकते हैं डायनामो। तो हमें 10th क्लास में पढ़ा था कि जो जनरेटर होता है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस या फिर मशीन होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हमें कन्वर्ट करके देती है। इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो एसी जो जनरेटर होता है इसका जो प्रिंसिपल होता है वो हमारे पास बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। एसी जनरेटर की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 4 जो है वो मेन पार्ट्स रहेंगे, जिनके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास होता है वो होता है आर्मेचर, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड अगर एसी जनरेटर है तो स्लिप रिंग्स, अगर डीसी जनरेटर होगा तो स्प्लिट रिंग्स। स्लिप रिंग्स मीन्स कंप्लीट रिंग होंगी और स्प्लिट रिंग जो कि डीसी जनरेटर के अंदर यूज करेंगे हाफ रिंग्स का यूज किया जाएगा। और फोर्थ होता है हमारे पास ब्रूसेस। तो आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है जिसके ऊपर हम कॉइल्स को वाउंड करते हैं, यानी कि जो हमारे पास इंसुलेटेड जो कॉपर वायर होती है उसके ऊपर वाउंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा आर्मेचर की परपेंडिकुलर या फिर आर्मेचर के दोनों साइड हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेटअप करेंगे। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की हुई है, तो एक साइड हमने ले लिया, मान लिया नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। स्लिप रिंग्स क्या होंगी? जो आपके पास आर्मेचर और आर्मेचर के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा, तो आर्मेचर को जब हम उसको रोटेट करवाते हैं तो रोटेट करवाने के बाद जो आपके पास कॉइल यानी कि जो आर्मेचर के ऊपर आपने बाउंड की है वो रेगुलर रोटेट करवाने के बाद टूटे ना, इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, रिंग्स का यूज कर लेते हैं और जो आपके पास आर्मेचर से जो कॉपर वायर आ रही थी उसको उसके साथ फिक्स्ड कर देते हैं। नेक्स्ट ब्रूसेस। ब्रूसेस हमारे पास स्प्लिट रिंग्स को रेगुलर करंट फ्लो करवाने के लिए स्प्लिट रिंग्स और ब्रूसेस का आपस में कांटेक्ट रखा जाता है। थ्योरी क्या कहती है? अगर हम किसी भी एक आर्मेचर कॉइल को रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा है। किस किस के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल। जब अगर हम उस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो उनके बीच में एंगल चेंज होगा, और जब उनके बीच में एंगल चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और जहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो वहां पर कोई ना कोई एक करंट भी इंड्यूस्ड होगा। यहां पर डायग्राम देखिए, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिया था आर्मेचर कॉइल, ये वाला यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप का ले लिया मैंने, इसके ऊपर वायर्स को बाउंड कर दिया है। दूसरा पार्ट मेरे पास क्या था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तो मैंने इस आर्मेचर के दोनों तरफ एक पोल स्ट्रेंथ का यूज कर लिया है। मैंने इस आर्मेचर के एक पार्ट को मैंने इस रिंग के साथ कनेक्टेड कर दिया है, स्लिप रिंग के साथ, R1 को इसके साथ कर दिया है, और जो दूसरा एंड था उसको मैंने यहाँ से, ये इसके साथ टच नहीं है भाई, क्रॉस कर रही है, और ये दूसरी वाले रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जब आर्मेचर रोटेट होगा तो उसके साथ साथ रिंग भी रोटेट होगी, लेकिन ये ब्रूसेस है ये यहाँ पर फिक्स रहेगी। जब मान लीजिए हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा तो रिंग का ये वाला पार्ट धीरे धीरे इसके साथ घूमते हुए इधर चला जाएगा, और इस रिंग का ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। यानी कि रेगुलर कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए हम ब्रूसेस का यूज करते हैं। और दोनों ब्रूसेस के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। सिंपली हम ये कह सकते हैं एक छोटा बल्ब लगा कर हम चेक कर सकते हैं, या फिर एक गैल्वेनोमीटर लगाकर यहाँ पर भी चेक किया जा सकता है। जैसे इस कॉइल के अंदर कोई भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा तो जो आपके पास गैल्वेनोमीटर या फिर जो आपने बल्ब लगाया है, बल्ब ग्लो करेगा या फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा। तो इनिशियली मैंने मानना है कि आपके पास जो कॉइल है
ABCD वो इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर रखी हुई है, यानी कि ऐसे रखी हुई है, इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर। और ये वाले उसके दो पार्ट है, A, B और पीछे की तरफ C और D। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल की बात करूंगा तो कितनी डिग्री बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस कॉइल की। जब हम मान लेते हैं कि AB जो वाला पार्ट है उसको हम इनवर्ड लेकर जा रहे हैं, तो CD वाला पार्ट किधर आएगा, बाहर आएगा, ऐसी वाली कंडीशन। इसको हम अंदर लेके जा रहे हैं, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, तो जो पीछे वाला जो पार्ट था वो किधर आ रहा है, बाहर आएगा। जब ऐसे चेंज होगा तो जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और जो आर्मेचर की जो कॉइल है इन दोनों के बीच में एंगल चेंज होगा। और जब इन दोनों के बीच में एंगल चेंज होगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। और जब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई एक करंट इंड्यूस्ड होगा, जो हम कहाँ से निकालेंगे, करंट इंड्यूस्ड निकालेंगे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, thumb points in the direction of motion of the current, motion of the conductor, first finger points in the direction of magnetic field, then central fingers gives the direction of the induced current। जब हम इस AB वाले पार्ट को अंदर लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास मोशन किधर हो गया, अंदर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ सेट हो गई है। तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करके देख रहे हैं तो ये वाला डायग्राम बन गया है। ठीक है, इस AB वाले पार्ट के ऊपर, तो AB के ऊपर जब हम ऐसे चेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो एक करंट फ्लो होगा मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो गया। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो मान लीजिए हमारे पास, हम इसके ऊपर इसी रूल को अप्लाई करके देखते हैं। तो जब इसके ऊपर चेक करेंगे तो इसके ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये वाला फेस किधर आ रहा है, CD बाहर की तरफ आ रहा है, तो मोशन हो गया हमारे पास बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गई इधर, मोशन इसके हिसाब से हमारे पास हो गया बाहर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई इधर। तो इसके अंदर जब हम बात करेंगे हमारे पास करंट हो गया है इधर, यानी कि D से C की तरफ। ठीक है, तो करंट जाएगा D to C, C to B, B to A to यहाँ से आएगा और R1 के पास, लेकिन R1 कनेक्टेड है B1 के पास, और B1 से जाएगा R के पास, और R से जाएगा B2 के पास, और B2 से R2, और एक ये कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। जब ये 180 डिग्री रोटेट करके जा चुका होगा, यानी कि अब जो CD वाला पार्ट था वो आ गया इधर और AB वाला पार्ट चला गया नीचे। फिर दोबारा से अगर हम उसी को उसी डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा, CD वाला पार्ट इधर आ गया, AB के साथ रिप्लेस हो गया, तो इसके अंदर CD में हो जाएगा डाउनवर्ड और AB में हो जाएगा अपवर्ड, जैसा कि इस वाले प्रोसेस में हुआ था उसी तरह। तो अब करंट फ्लो हो रहा है A to B, B to C, C to D, D to हमारे पास ये देखो D को हमने कनेक्टेड किया हुआ है R2 के साथ, R2 को B2, B2 को R, R को B1 से, B1 से फिर दोबारा से ये कंप्लीट सर्किट बन गया। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस B1 to B2, लेकिन यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो B2 to B1 हो रहा है। मतलब 180 डिग्री रोटेशन होने के बाद करंट की जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एवरी हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास किसकी इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होता है NBA cos थीटा। ये हमने कोई एक कॉइल मान ली है जिसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मान लेते हैं एंगल थीटा बना रहा है, तो हम आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई दैट इज इक्वल्स टू NB.A दैट इज इक्वल्स टू NBA cos थीटा। अब अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर थीटा को देखो, ओमेगा को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू
थीटा बाई टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ओमेगा टी दैट इज इक्वल्स टू थीटा। तो हमारे पास थीटा को हटाकर मैंने क्या लिख दिया है, ओमेगा टी के बराबर लिखा हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एन बी ए कोस ओमेगा टी। यहाँ पर एन बी ए एक कॉन्स्टेंट है इसलिए हो जाएगा माइनस एन बी ए ये वाला नेगेटिव डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा ओमेगा इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास ई मैक्सिमम कब होगा, जहां पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और ई नोट आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ दैट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा क्यूब। ये वाली जो वैल्यू है इसको रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को रिप्लेस करके एन बी ए इंटू ओमेगा को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ ई नोट। तो क्या हो जाएगा, ई दैट इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि ई नोट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर दैट इज इक्वल्स टू ई नोट बाई आर को मैंने लिख लिया आई नोट साइन ओमेगा टी, देन आई नोट दैट इज इक्वल्स टू ई नोट बाई आर के द्वारा रिप्लेस किया गया है। तो सो करंट हमारे पास क्या आ गया, आई दैट इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अगला जो टॉपिक हमारे पास है मल्टीफेस एसी जनरेटर। मल्टीफेस के अंदर हमारे पास हो सकता है 2 फेस एसी जनरेटर हो या फिर 3 फेस एसी जनरेटर हो। तो जो हमने क्वाइल्स ली है, मान लीजिए एक क्वाइल आपने ये ली है और दूसरी क्वाइल आप क्या कर लेंगे, इसके परपेंडिकुलर, जैसे कि एक तो ये ले लिया आपने और दूसरी क्वाइल मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसे इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसके परपेंडिकुलर। दोनों कॉइल्स के बीच में 90 डिग्री, जब इसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड 0 हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस चलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जब हम उसको रोटेट करवाएंगे दोनों कॉइल्स के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो उसके अंदर जो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफर करेगा वो 90 डिग्री के साथ करेगा। तो आपके पास इंड्यूस्ड करंट मान लीजिए फर्स्ट वाली कॉइल के हिसाब से बन गया एसी करंट आपके पास ये। तो सेकंड वाली कॉइल के अंदर क्या करेगा, जब वो 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा उसके बाद उसी सेम पैटर्न से वहाँ पर सेम अमाउंट के अंदर करंट फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पर जो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर हमारे पास 3 फेस एसी जनरेटर की बात की जाए तो मतलब आप 3 आर्मेचर्स को ले सकते हैं और तीनों आर्मेचर्स के बीच में 60, 60 और 60 डिग्री के एंगल ले लिए जाएं। तो वहाँ पर अलग अलग को अलग अलग स्प्लिट रिंग्स के साथ जोड़ दिया जाए और ब्रूसेस के साथ जोड़ दिया जाए और नीचे यहाँ पर हमारे पास बल्ब के साथ जोड़ दिया जाए। तो जब एक की वजह से करंट होगा, फिर दूसरे की वजह से होगा, फिर तीसरे की वजह से होगा, तो उन दोनों के बीच में जो फेसेस का जो डिफरेंस होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60, ठीक है। ये वाला फर्स्ट वाली कॉइल के लिए मैंने मान लिया, सेकंड वाली कॉइल के 60 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा और थर्ड वाली कॉइल के अंदर 120 डिग्री के बाद से स्टार्टअप हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 फेज जनरेटर। When there are a number of separate coils each having its own pair of slip rings and bruces, the generator is called polyphase generator। अगर मान लीजिए आपके पास जो आर्मेचर है उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ जो कॉइल्स हैं उनके अलग अलग के पेयर्स आपके पास स्प्लिट रिंग के हों और ब्रूसेस के हों, तो उस टाइम के ऊपर जो जनरेटर कहलाएगा उसको हम बोल देंगे पॉलीफेज जनरेटर। थैंक यू।